वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। हम बात करेंगे 4 मई से लेकर 10 मई तक के करंट अफेयर्स जो भी हैं हमारे, वो कवर करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। आज की क्लास में मैंने कुछ स्पेशल किया हुआ है। आपको दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके बिल्कुल होश उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत हाई लेवल क्वालिटी के। ठीक है, दो क्वेश्चंस वो मैं लास्ट में आपको कराऊंगा। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं हमारे जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए हमें कौन से करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है उसके बारे में चल रहा है, लेकिन इसी बीच में कुछ अच्छी न्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज की है। आरबीआई ने क्या रिपोर्ट रिलीज की है उसे देख लेते हैं। 2 को रिलीज की है। इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू क्या बताई है? इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू। तो बच्चे इंडिया के एक्सपोर्ट वैल्यू के लिए हमें और डिटेल्स थोड़ी जाननी पड़ेगी। एक बार जरा डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है वो हमारी 824.9 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है 2024-25 में। ग्रोइंग रेट हमारा 6% के पास रहा है। 6% से हम ग्रो किए हैं हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, करंट कंटेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो अभी आरबीआई ने रिलीज किया डेटा, दैट इज इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स। ये इस तरीके से ग्रो किया है। ठीक है, की हाइलाइट्स क्या है? हमने पिछले साल 778 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था, एक्सपोर्ट किया था। इस साल हमने 824 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। सर्विस एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज किया है बाय द 13%। इंडिया जाना जाता है अपने आईटी सेक्टर्स की वजह से, सर्विसेज सेक्टर की वजह से। ठीक है, तो 13.6% ये हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमने 6% से इंक्रीज किया है, जो कि ऑन एवरेज रहता है हमारा। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारा 35.6 बिलियन से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये पूरे डेटा है, डेटा याद रखें ना। बाकी आपको आंसर इसमें पता ही है, दैट इज 824 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द सीनियर सिटीजन वेलफेयर इनिशिएटिव एट द एजिंग एंड डिग्निटी। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एजिंग विद डिग्निटी। ये 2 मई को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें सिर्फ एक इवेंट नहीं था, एक इनिशिएटिव लॉन्च नहीं किया है, कई सारे इनिशिएटिव द्रौपदी जी ने लॉन्च किए हैं, हमारी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राष्ट्रपति भवन में। क्या इनिशिएटिव्स थे? तो वो इनिशिएटिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। दैट इज सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल। एक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल। ठीक है, ये एक तरीके से वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, वेलफेयर सर्विसेज एंड रिलेवेंट अपडेट फॉर द एल्डरली पीपल्स। तो ऐसे देखो, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स हमारे कई सारे लॉन्च किए हैं। सरकार लॉन्च अक्सर यही करती रहती है ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया है, क्या है नाम है? सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल। वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ सीनियर सिटीजन होम। तो ये कुछ घर बनाए गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्धा आश्रम टाइप। तो वो लॉन्च किए हैं, वर्चुअली लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये सब पूरा कार्यक्रम दिल्ली में था। और ये जो घर हैं ये कुछ तमिलनाडु में, कुछ नागालैंड में, कुछ अरुणाचल प्रदेश में। तो वो है तवांग। अरुणाचल प्रदेश काफी फेमस जगह है, ये काफी टेंशन में रही थी कुछ समय पहले तक, है ना। तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ इसमें टेंशन चलता है हमारा। वो कहा नागालैंड में वेल्लोर, ये फेमस सिटी है। तो तमिलनाडु में अनकपल्ली, आंध्र प्रदेश नैनीताल, उत्तराखंड। घूमने के लिए जाओ तो अच्छी जगह है उत्तराखंड में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, इसके थ्रू इन्हें फंडेड किया गया है। ये एक फंड बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था जिसमें फंडिंग की जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस।
तो अंडर द राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत डिवाइस कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जैसे हियरिंग डिवाइस हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं, मोबिलिटी सपोर्ट्स, व्हील चेयर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो था। एमओयू साइन हुआ है ब्रह्म कुमारीज, एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन द डिपार्टमेंटल ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड मोरल, इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट टू द सीनियर सिटीजन्स। तो ये पूरा सिनेरियो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा ये जा सकता है कि ये इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, उस पोर्टल का नाम क्या है जिस पोर्टल पर ये लॉन्च हुआ है ना। यूनिफाइड पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और किसने लॉन्च किया था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी इसको लॉन्च करता है। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट रेट क्या है, हम जो अपना क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन हमको कहां पर स्टैंड कराता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम तो अपने आप को बेस्ट पर ही दिखाएंगे, हम तो वही बेस्ट कंडीशन में, लेकिन दुनिया की नजर में हम क्या कंडीशन पर है वो भी देखना जरूरी रहता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे इंडेक्सेस जरूरी रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। लास्ट ईयर बच्चे हम 133 पोजीशन पर थे 2022 में। ठीक है, 2023 के डेटा में हम 2025 के डेटा में हम 130 पोजीशन पर हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 25 में लॉन्च किया है, तो हम 130 पोजीशन पर हैं। स्विट्जरलैंड हमेशा से टॉप पर रहा है, तो इस बार भी उसने रिटर्न किया है स्विट्जरलैंड एट द टॉप पोजीशन। तो डेवलपमेंट में हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 193 देशों में हम 130 पर हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है और थोड़ा शर्म का भी विषय है। ठीक है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं और यहाँ पर इंडेक्स कुछ और ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो एचडीआई जब बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब बनाया जाता है, तो सिर्फ जीडीपी नहीं गिना जाता, सिर्फ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं गिना जाता, सिर्फ आपका वेल्थ नहीं गिना जाता, कई सारे और फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, जैसे आपके पर कैपिटा इनकम काम करती है, आपके डेवलपमेंट इंडेक्स काम करते हैं। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड आपके रेज हुए हैं नहीं हुए हैं, ये काम करते हैं एचडीआई में। तो कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आपके एजुकेशनल, आपके हेल्थ, एजुकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होते हैं। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव करके इसको बनाया जाता है डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये काफी रिलायबल डेटा है हमारे लिए। एचडीआई वैल्यू इंक्रीज की है, तो जाहिर सी बात, हम 2 पोजीशन बढ़ गए तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज किया ही होगा। ठीक है, क्या क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आप इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 72 ईयर्स पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये अब तक की हाईएस्ट है, अब तक की हाईएस्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स। यानी ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति 72 ईयर्स तक जीवित रहेगा इंडिया में। ठीक है, एजुकेशन देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड स्कूलिंग रोज 13 ईयर्स। 1990 में हम 8.2 ईयर्स तक था, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति कितने सालों तक स्कूल जा रहा है। तो 1990 में ये 8 साल के आसपास था, अब ये 13 साल के आसपास हो गया, इतना समय तक हम स्कूल में जा पा रहे हैं, 13 साल तक। ठीक है, और 13 साल तक आप ये मान के चलो कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो एटलीस्ट वो 12th तो कर ही रहा है ना। तो उस हिसाब से समझ लो इस चीजों को। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज लैक करती है, दैट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये थोड़ा सा लैक करता है। ईयर्स हमने नाप ली, लेकिन कुछ कमी इसमें भी रह जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, ये रह जाता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, इतने कमजोर पैरामीटर में भी हम सबसे कमजोर पर हैं, तो फिर हमारी स्थिति तुम जान सकते हो क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ देख सके तो जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, हमारा इंक्रीज किया है, बिल्कुल इंक्रीज किया है। ठीक है, अब कंपैरिजन तुम 1990 से कर रहे हो, 2023 में खड़े होकर, ये थोड़ा सा बेईमानी है ना। 10 साल का कंपैरिजन करो तो भी ठीक है, 2013 से कर लो कंपैरिजन, है ना। अब तुम जाके 1947 से कंपेयर करोगे तो हम हर मामले में बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बेहतर कंडीशन में हैं। आपका जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा, खैर कोई नहीं। चैलेंजेस, इनइक्वालिटी रिड्यूस। ठीक है, थोड़ा सा ये इंक्रीज हुई है। विद इनकम एंड जेंडर डिस्पैरिटी रिमेन सिग्निफिकेंट। तो इनइक्वालिटी किसमें रिलीज कम हुई है वो पता नहीं, लेकिन हाँ, इनकम और जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी स्टेगनेंट है, काफी बड़ी मात्रा में है। खैर देख लेना, इतने वीक पैरामीटर के बावजूद भी ये जो एचडीआई है ये वर्ल्ड में माना जाता है।
तो सोचो अगर अच्छा पैरामीटर के हिसाब से अगर हम आकलन करेंगे तो फिर इंडिया शायद 193 में भी नहीं आएगा। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो देखो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तुमको कि सरकार कुछ कह रही है ना, और मीडिया हमारी कुछ कहती है। अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा टेंशन चल रहा है पहलगाम इशू को लेकर, ठीक है, तो उसमें हमारी मीडिया ने बहुत फेक खबरें चलाई हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को बताया है, सिर्फ झूठ भरोसा है ना। मैंने लास्ट वीडियो इसी पर बनाया था। तो सोचो जब इनके पास फ्रीडम नहीं है तब ये इतना झूठ फैला रहे हैं। सोचो इनको फ्रीडम तुम दे दोगे, करेंगे क्या? तो इंडिया की मीडिया तो खैर खत्म हो चुका है ना, लेकिन फिर भी देख लेने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारी मीडिया कितनी आजाद है। आजाद तो क्या है, पूरी बिकी हुई है, तो कितनी आजाद है। अब देखो तुम ऑप्शन ही देख के बता सकते हो कि इंडिया की पोजीशन क्या ही रही होगी, है ना। सबसे ठीक पोजीशन में 149 है, देन 161, 151, 159, यानी 149 से नीचे कोई पोजीशन इंडिया की है ही नहीं। इतना तो अनुमान लगा ही सकते हो। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसे कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक एनजीओ है, ठीक है, ये रिलीज करता है ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इंडिया 151 पोजीशन पर है आउट ऑफ 180। तो मीडिया की, हमारे मीडिया की क्या कंडीशन है? मेरी मत मानो तो एटलीस्ट आंकड़ों की तो मान ही सकते हो। इंक्रीज किए हैं, मतलब सुधरी है हमारी रैंकिंग। 159 हुआ करती थी 2024 में। तो मुबारक हो हिंदुस्तान की मीडिया, है ना। टॉप में कौन है? नॉर्वे है, इस्टोनिया है, एस्टोनिया, और नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। लोएस्ट रैंक में देखें तो शायद ही नाम तुमने सुना होगा, तो इटरिया है, नॉर्थ कोरिया, जैसा कि हमें पता ही है, चाइना है, सीरिया है, ईरान है। तो हमारी कंडीशन इनसे ज्यादा कुछ खास अच्छी है भी नहीं, मीडिया की एटलीस्ट, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड देखें तो ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ lives in the country where press freedom is categorized as very serious। तो लगभग पूरी दुनिया में समझ लो कि जो मानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक बहुत सीरियस चीज है, लेकिन इंडिया में ऐसी चीजों को डिस्कस किया नहीं जाता। हमने एक चीज देखो, इंडियन मीडिया क्या करती है कि हर चैनल वाला खुद को नंबर 1 घोषित करने लगता है कि अब वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1, और पता नहीं किस चीज में नंबर 1। खुद ही वो अवार्ड बनाते हैं, खुद ही को दे देते हैं और खुद ही को नंबर 1 घोषित कर लेते हैं। अगर तुमको नंबर 1 बनना है तो फिर जाके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बन के दिखाओ। अच्छा, ये बेईमानी के सवाल भी इतने ईमानदारी से पूछेंगे तुमको खुद पे शक हो जाएगा कि सामने वाला ईमानदार है कि बेईमान है। पूरी मीडिया इस तरीके से तुमसे सवाल पूछेगी और ये कह के पूछेगी ये देश हित में जरूरी है, और भले ही उनके पर्सनल हित का हो क्वेश्चन। तो दैट इज आवर इंडियन मीडिया। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द IFSCA NISM MOU? तो ये कुछ MOU साइन हुआ है, ठीक है, IFSCA और NISM के बीच में। अब ये चीज ही क्या है पहले तो इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFSCA, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये NISM है। तो दोनों की फुल फॉर्म याद रख लेना। एक MOU साइन किया है किसके लिए? गिफ्ट सिटी को लेकर। गिफ्ट सिटी एक सिटी बनाई गई है जो सिर्फ इंडस्ट्रीज को टारगेट करेगी। कहां पर? गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनहेंस कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो गिफ्ट सिटी, IFSC, तो इनके लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गिफ्ट सिटी हमने बनाई है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग तरीके से कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है, उसके लिए एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो तुमने IFSC कोड सुना होगा, हर बैंक का होता है ना IFSC कोड। तो हर बैंक की एक यूनिक आईडी होती है, तो IFSC कोड बैंक में होता है, तो वो सब यहीं से लिया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की। हाइलाइट्स देखें
तो की हाइलाइट्स देखें, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो NISM विल एक्ट एज द ट्रेनिंग पार्टनर फॉर IFSCA टू कंडक्ट इन सर्टिफिकेशन एग्जाम इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद, तो कुछ ट्रेनिंग देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जा सकता है, फंक्शनिंग कैसे स्मूथ की जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो MOU ट्रेनिंग देगा, बात वही है। तो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट। रेगुलेटरी अलाइनमेंट, द कोलैबोरेशन एम्स द स्टैंडर्ड्स कॉम्पिटेंसी लेवल अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, गिफ्ट सिटीज की पोजीशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है, सपोर्टिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के तुम ये बता सकते हो कि किस किस के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इनहेंसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द गिफ्ट सिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेड होल माइनिंग। रिसेंटली अभी एक न्यूज में थी। रेड होल माइनिंग क्या होती है? देखो, जब हम कोई कोल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, तो वहां से एक छोटा सा गड्ढा करेंगे और उसमें अंदर सुरंग बनाते जाएंगे और कोयला बाहर निकालते जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी टनल्स बन जाती हैं, सुरंग बन जाती है, ठीक है। जिस तरीके से चूहा अपना बिल बनाता है, बस वही है रेड होल माइनिंग, ठीक है। तो इज अ मेथड ऑफ मैनुअल ड्रिलिंग मोस्ट प्रेवलेंट इन द विच सिटी, विच स्टेट? तो रेड होल माइनिंग किसके लिए, जो किस स्टेट में ज्यादा प्रेवलेंट है? तो हाई कोर्ट अपॉइंटेड पैनल इन द मेघालय highlight the stalled efforts in restoring environment damaged by red hole coal mining। तो देखो होता क्या है कि आपने जमीन से कोयला निकाल लिया, अब आपने वो सुरंगें ऐसी छोड़ दी, कुछ समय बाद वो सुरंगें ऐसी कैसी धंस जाएंगी जमीन में, क्योंकि आपने वो उसे खाली कर दिया है, खोखली कर दी जमीन, तो जमीनें धंसेंगी और डिजास्टर्स होंगे। हाई कोर्ट ने ये बोल रखा है कि जब भी आप कोयला निकालेंगे तो वहां पर आपको मिट्टी फिल करनी पड़ेगी, सॉइल फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ चीजें दे रखी हैं। तो हाई कोर्ट ने अभी पैनल अपॉइंट किया है कि जो जहाँ पे भी रेड होल माइनिंग हो रही है वहां पे आप देखो और इसको सही करो, करेक्ट करो, ठीक है। तो ये मेथड कहाँ पर है? जयंतिया खास। अच्छा, आपने देखा होगा एक 3 हिल्स हैं, काशी, कारो, जयंतिया। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये उस हिसाब से भी फेमस है। तो खासी, खारो, जयंतिया, तो यहाँ पे जयंतिया और खासी 2 हिल्स हैं, ठीक है, जो कि मैनुअल कोल माइनिंग और बोल सकते हो कि रेड होल माइनिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोल एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। इस तरीके से मैनुअल पिट्स फॉर कोल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू साइड कटिंग एंड बॉक्स कटिंग, इट लैक्स रेगुलेशन सेफ्टी मेजर्स। डेस्पाइट 2014 में बैन के बाद भी ये रेड होल माइनिंग चल रही है और ये अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सिनेरियो, हर वेबसाइट ने अपना एक आर्टिफिशियल बॉट बैठा रखा है ना। आप कुछ भी पूछो उस वेबसाइट के बारे में वो बता देगा। इसी तरीके से न्यूज चैनल्स ने भी एंकर्स बना रखे हैं, तो वो भी इस तरीके से चीजें बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर रिसेंटली लॉन्च दूरदर्शन। तो दूरदर्शन ने अपने चैनल DD किसान चैनल पर एक AI एंकर को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इंडिया पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, तो इसने लॉन्च किया है। अब ये जो क्या है इसका चैनल, सॉरी, AI का नाम क्या है, कृषि एंड भूमि। AI एंकर का 2 AI एंकर लॉन्च किए, दैट इज कृषि एंड भूमि। ये हमारा जो DD है, DD नेशनल, ये अप्रोक्सीमेटली चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करता है और ये DD किसान को अप्रोक्सीमेटली 50 लैंग्वेजेस में ये ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो ये सैनरियो है। चाइना ने बहुत पहले ही 2018 में ऐसा एंकर बैठा रखा था, आज तक ने 2023 में ऐसा एंकर बैठा रखा है। तो अब आप देख लो कि ह्यूमंस की जरूरत यहाँ पे भी कम होने वाली है। ये जो कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के तुमको न्यूज बताते हैं, तो इनकी जगह इनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द LOC। जो मैं बेहतरीन क्वेश्चन की बात कर रहा था उनमें से ये एक क्वेश्चन है जो LOC के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये कुछ सरप्राइज है आपके लिए, चलिए आंसर करिए जरा इसका। Consider the following statement regarding the line of control. The LOC is the internationally recognized border demarcated under the supervision of United Nations Peacekeeping Force. The Simla Agreement of 1972
mandate that any alteration to the LOC can only occur through bilateral negotiation and peaceful means between India and Pakistan. The LOC extends from the Manawar near Jammu, encompassing the entire Siachen Glacier region and terminate in the Karakoram Pass. अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो इसका। चलो एक बार एलओसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आंसर तो कर ही देंगे, आंसर करने ही तो बैठे हैं। थोड़ा जान लेते हैं एलओसी है क्या। देखो एलओसी बेसिकली देखो क्या है, डिफेक्टो मिलिट्री बाउंड्री है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री पहले बनी थी आजादी के टाइम पर, वो ये वाली बाउंड्री थी। ये वाली बाउंड्री बनी थी आजादी के टाइम पर, ठीक। लेकिन आजाद पाकिस्तान ने बेईमानी करके और इस पर हमला करके क्या किया, 1948 में, ठीक है, 1948 में इस एरिया को कब्जा कर लिया। मतलब ये वाला जो एरिया है, मैं लाइन कलर थोड़ा चेंज कर दूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कौन सा कलर किया जाए, ये तो फिर वैसे ही हो जाएगा, रेड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर तक उनकी आर्मी घुसाई है, ठीक, उस समय घुसाई थी। तो जहां पर ये मिल गए थे वहीं पर हमने इसको एलओसी डिक्लेयर कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। दैट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी आर्मी यहाँ तक स्टेशन है तो हमने इसी को फिलहाल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया कि यहीं पर रुक जाते हैं। हमने कभी भी इसको एज ए बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, परमानेंट सॉल्यूशन हम बातचीत करके निकालेंगे। और अभी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत चल ही रही है, तुम देख ही रहे हो, तो गोलों से चल रही है ना, तो जल्दी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। इसे बोला था लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चाइना के पास है, जहां चाइना ने भी कब्जा किया है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, ध्यान रखना, एलएसी, ठीक है। अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, वैसे हम इसे इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं, लेकिन हमारे मानने से है क्या, अब कब्जे में तो उसके है। फिलहाल के लिए आप एलएसी और एलओसी में अंतर समझ लो, एलओसी पाकिस्तान की तरफ है, एलएसी चाइना की तरफ है। चलिए, हाँ, तो एलओसी की बात कर रहे थे। इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री बट अ सीज फायर लाइन, इसे सीज फायर लाइन बोला गया, ठीक है। तो 1947-48 के युद्ध के दौरान सीज फायर लाइन को आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया। सीज फायर लाइन को रीडेजिग्नेट किया गया एज ए लाइन ऑफ कंट्रोल, किसमें, शिमला एग्रीमेंट। देखो पाकिस्तान से हम एक बार और भिड़े थे 1971 में, 1971 में, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, है ना। तो फिर हमने ये बोला था कि देखो अब हम ना इसको सीज फायर लाइन नहीं बोलेंगे, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, क्योंकि इसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल। तो शिमला एग्रीमेंट में इसको नाम चेंज किया गया था, ठीक है। एलओसी 740 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, कहां तक, लद्दाख में और पुंछ सेक्टर में। लद्दाख का कुछ खास एरिया ज्यादा आता नहीं, थोड़ा सा टच करता है, लेकिन मोस्टली ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया कवर करती है। हैवी मिलिटराइज है, सीज फायर और फायरिंग आपस में ये चलती रहती है। अभी फिलहाल तो खैर ज्यादा ही चल रही है, ठीक है। इंडियन साइड में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ता है, पाकिस्तान की साइड में देखा जाए तो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जुड़ता है। अब देखो पीओके हम इस पूरे एरिया को बोलते हैं, ये जो कश्मीर वाला एरिया है, ये जो कश्मीर हमारा यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, यहाँ तक जो एक्सटेंड करता है, इसे हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम पीओजे के बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा एरिया मिला के हम क्या बोलेंगे, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इस कश्मीर वाले एरिया को बोलेंगे पीओके, इस कश्मीर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, पीओके, ठीक है। तो 3 टर्म तुमको दिखाई दे गए, एक तो एलओसी पाकिस्तान के पास, पीओजे के और पीओके,
तीन नाम हमको देखने को मिल जाते हैं, 3 डिफरेंट एरियाज देखने को मिल जाते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, ठीक है। LOC is different from the international border which is officially recognized between India and Pakistan. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, शिमला एग्रीमेंट की बात हुई थी, तो बच्चे शिमला एग्रीमेंट हमारा क्वेश्चन भी बोलता है कि क्या बोलता है। हाँ, शिमला एग्रीमेंट 1972 क्या मैंडेट करता है, क्या इसे हम पाकिस्तान और इंडिया पीसफुली इसे सॉल्व करेंगे? तो जरा देख लेते हैं। इंडो पाक वॉर हुआ था जिसमें हम जीते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया था। इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश की प्रोविजंस देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड बायलैटरलिज्म, ये एग्रीमेंट ये बोलता है कि कोई भी इशू हमारे और तुम्हारे बीच यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होगा तो उसे हम बायलैटरली सुलझाएंगे, यानी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। दैट इज बायलैटरल नेगोशिएशन। ठीक है, और कश्मीर का स्टेटस क्या रहेगा? वन ऑफ द मोस्ट। तो LOC जो है 1971 के बाद इसको स्टेब्लिश किया गया और ये कहा गया कि बोथ साइड एग्री टू रिस्पेक्ट दिस लाइन विदाउट प्रिजुडिस टू देयर रेस्पेक्टिव क्लेम टू रेफरेन फ्रॉम द अल्टरेशन। यूनिलेटरली इस LOC को चेंज करने से दोनों ही लोग बचेंगे, और इसका मतलब ये हो गया कि आप बायलैटरली बैठोगे और इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है, उसके बाद हमने अपनी डी एस्केलेशन प्रोसेस में गए थे और अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया था। फ्यूचर डिप्लोमेसी क्या बोलती है? फ्यूचर डिप्लोमेसी में आप मीटिंग करिए और जो भी आपको बेहतर कदम उठ सकते हैं उन्हें आप उठाइए। ठीक है, अभी इसमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमको बायलैटरल एग्रीमेंट्स, बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू ही ये काम करना है। ठीक है, अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इसके पास हैं, मतलब ये सुपरविजन कर रही हैं हमारे LOC को कि नहीं? तो देखो बच्चे, हाँ, तो एरिया इन क्वेश्चन हमारा क्या है? LOC पर हमने क्या कर रखा है? अच्छा, ये शिमला एग्रीमेंट तो बायलैटरल बाद में आया, लेकिन 1947 और 48 के बाद ही यूनाइटेड नेशन का इसमें इंटरवेंशन हो जाता है और यूनाइटेड नेशन मिलिट्री और ऑब्जर्वर ग्रुप, ठीक है, इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों ही जगह बैठा दिए जाते हैं, जिसको हम UNMOGIP बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये 1949 से ही बैठा हुआ है और इसका काम क्या है कि ऑब्जर्व करना कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है और उस हिसाब से यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट करना। अब 1972 में इंडिया ने कोशिश किया, इंडिया ने बोला कि हमको इनकी जरूरत नहीं, हम आपस में सुलझा लेंगे, तो आप वापस जा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान ने रजिस्ट किया और बोला कि नहीं, आप बने रहिए और आप ही इस मामले को सुलझाइए। तो कुल मिला के ये है कि यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन तो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन तो है, लेकिन पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखना, पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं है, तो पीस कीपिंग फोर्सेस का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट गिवन द 1972 रेजोल्यूशन रिपोर्ट सीज फायर वायलेशन, तो क्या करेगा ये? सीज फायर का वायलेशन जो भी होगा, जो भी पार्टी करेगी उसको रिपोर्ट करेगा इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, साउथ एशियन नेबर जम्मू कश्मीर एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, अभी देखा जाए तो जो ऑब्जर्वर है इसमें करीबन 42 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं एंड नंबर ऑफ सिविलियन स्टाफ्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। इंडिया हैज हाउएवर ऑलवेज मेंटेन एज आउटलिव इट्स रिलेवेंस, तो इंडिया हमेशा बोलता रहा है कि तुम्हारी जरूरत है नहीं, हमने एग्रीमेंट कर लिया है, तुम जा सकते हो, तुम्हारा कोई योगदान हमें जरूरत चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें क्लियर हो जाती हैं बच्चे। एक तो आपको पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत नहीं है, तो पीस कीपिंग फोर्स इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारा ये है कि शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल नेगोशिएशन होगा, हाँ ये बात सही है। LOC एक्सटेंड फ्रॉम मनवार नियर जम्मू encompassing entire Siachen Glacier region and terminate in the Karakoram Pass, तो नहीं, काराकोरम पास तक तो हम नहीं जा रहे हैं, काराकोरम पास हमारा ये रहेगा, यहाँ तक तो नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे काराकोरम पास की वजह से ये थोड़ा सा सही नहीं बैठता, तो आप यहाँ पे ओनली वन बोल सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम
वाई अ कोस्टल स्टेट अंडर यूएन क्लॉज प्राइमरीली ग्रांट द स्टेट राइट ओवर, ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, जो कि स्टेट क्लेम करता है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबको दिया था, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर क्वेश्चन पूछा है, तो इस पे जानना थोड़ा जरूरी है। यूएन क्लॉज क्या है, इस पर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्या बोलता है कि नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स इन द वाटर अबव द एक्सटेंडेड लाइफ, तो स्टेट्स को क्या राइट देता है, तो नेविगेशन और ओवर फ्लाइट का राइट देता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज विद इन द स्टेट्स up to 350 nautical miles, the laying of submarine cables and pipelines by the nation without restrictions, seabed and subfossil resources such as mineral and hydrocarbons। चलिए, तो बच्चे देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी क्लॉज, फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसको लॉ ऑफ सी भी बोला जाता है, शॉर्ट में आप लॉ ऑफ सी भी बोल सकते हो, यूएन क्लॉज, ठीक है। 1982 में ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी है ना, और यूनाइटेड नेशन की जितने भी मेंबर्स हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं, ठीक है। बनाया इसलिए गया था ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आए दिन जो डिस्प्यूट्स होते हैं सी को लेकर के, यहाँ पर तुम मछली नहीं पकड़ोगे, यहाँ पर हम पकड़ेंगे, ये हमारे एरिया में आता है, ये तुम्हारे एरिया में आता है, इन तरीके की चीजों को लेकर एक डिमार्केशन किया जा सके, इन्हें सुलझाने के लिए कोई कॉमन रूल बनाया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इसने 5 कैटेगरीज में पूरे सी को डिवाइड कर रखा है। एक तो मेन जोन, ठीक है, ठीक है, और जो 5 मेन जोन में से डिवाइड कर रखा है, दैट इज इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है एक्सटेंडेड कंटेजियस जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, डब्ल्यूजेड, और हाई सीज, तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड। इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेमवर्क, तो मैरीटाइम के लिए यही एक है। अब ये करता क्या है, तो बेसिकली कोस्टल जो स्टेट्स हैं उनके नेविगेशन, ओशियंस एक्सेस, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटीज इश्यूज, इन सबको डील करता है। तो अभी देखोगे तो एक मामला है साउथ चाइना सी वाला, जो कि काफी विवादित है। हाँ, अब ये बनाया तो गया था विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन इसने कोई खास विवाद सुलझा नहीं पाए। साउथ चाइना सी वाला विवाद एस चस का तस बना हुआ है, ये डिस्प्यूट ऐसा ही बना हुआ है, इसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा। कारण ये है कि जो यूएन क्लॉज में जो भी है ना, इसका आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, है ना, किसी देश के खिलाफ, लेकिन वहां भी आपको सिर्फ गाइडलाइंस मिलेंगी, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सामने वाली कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे चाइना की तरह, तो फिर यूनाइटेड नेशन भी चुप ही बैठता है, ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर लो सी को, तो ये इंटरनल वाटर हो जाएगा, ये पूरी तरीके से डिसाइड किया जाता है बाय द कंट्री, जिस भी कंट्री की कोस्टल लाइन जुड़ेगी वो डिसाइड करेगा कि उसका इंटरनल वाटर कितना हो सकता है, कितना रहेगा। देन उसके बाद टेरिटोरियल सी की बाउंड्री आ जाती है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल तक रहती है। इंटरनल वाटर यानी बेस लाइन, ये जो लाइन है इसे हम बेस लाइन बोलेंगे, जहां पर इंटरनल वाटर की लाइन खत्म होती है, इसे पूरे को नेशनल स्पेस बोलेंगे। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको सरकार से वीजा, परमिशन, ये सब लेना पड़ेगा। इसके बाद शुरू होता है इंटरनेशनल स्पेस। यहाँ पर डिवीजन होता है हमारा 3 पार्ट्स में। तो एक तो कंटेजियस जोन, ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन कॉन्टिनेंटल सेल्फ जोन या हाई सीज, आप इसे क्या बोलोगे, हाई सीज। तो 3 में डिवाइड होगा, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ज्योग्राफी में इसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, एक फ्लैट बेड को।
Am I audible? ठीक है, तो बच्चे हमने इसको डिवाइड किया है। हमने इसको डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज में। पहला है इंटरनल वाटर, देन टेरिटोरियल सी, देन वी हैव द कंटेजियस जोन जो कि फिर से 12 नॉटिकल माइल है। तो अगर देखा जाए तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा। देन वी हैव द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एंड देन वी हैव द हाई सीज। ठीक है, तो बच्चे देखो एक चीज समझो इसमें, आपका जो जहां तक आप अपना एरिया क्लेम कर सकते हो, जहां पर आप अपना काम कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे स्पेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी फिशरीज हैं, जो भी कुछ है इकोनॉमी से रिलेटेड, जहाँ पे आप कुछ पैदा कर सकते हो, जो कोई प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो पूरा एरिया यहाँ तक कवर होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखा जाए तो पूछा जाए कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो आप बता सकते हो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल वो एरिया है जहां तक कोई भी देश अपनी बाउंड्री क्लेम कर सकता है। 200 नॉटिकल माइल वो एरिया है बेस लाइन से जहां तक कोई भी कंट्री अपनी बाउंड्री क्लेम कर सकता है। ठीक है, जिसमें कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, टेरिटोरियल से ये पूरी तरीके से इनके अंडर आता है, इसमें जो भी करेंगे मिलिट्री जोन है, एक तरीके से आपको आने के लिए परमिशन चाहिए। देन वी हैव कंटेजियस जोन, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड परमिशन चाहिए। अगर आप आना चाहते हो तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर आने में कोई परमिशन नहीं चाहिए। आप चाहो तो अपना शिप लेके जा सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे मछली फछली नहीं पकड़ सकते आप, ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकते, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। यहाँ आ तो सकते हो लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते। ठीक है, हाई सीज ओपन है, इनमें कोई भी जाए कोई भी कुछ करे, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, एक बार सबकी डेफिनेशन और डिटेल जान लेते हैं। इंटरनल वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो waters on landward sides of the baseline. ठीक है, each coastal state has the full sovereignty over its internal water like its land territory. एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल वाटर इंक्लूड्स द बे, ports, inlets, rivers, even lakes that are connected to the seas. तो ये पूरी तरीके से आपके लैंड की तरह ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट passes थ्रू इंटरनल वाटर। इनोसेंट पैसेज में का मतलब है पासिंग थ्रू द waters which are not prejudicial to peace and securities. However, the nation have the right to suspend the same. आप ये नहीं बोल सकते कि देखो सर मैं तो कुछ नहीं करने जा रहा, मैं तो बस शांति से घूम रहा हूँ, है ना। तो इनोसेंट पैसेज भी अलाउ नहीं है इसमें इंटरनल वाटर में। टेरिटोरियल सी की बात करें तो ये अप टू नॉटिकल माइल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेस लाइन से, ये रहता है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल आप अगर वैसे समझना चाहो तो, अगर ज्योग्राफी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का डिस्टेंस होता है 12 नॉटिकल माइल। तो लैटिट्यूड पर देखो तो 12 नॉटिकल माइल इस तरीके से नापा जाता है। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स हैव द सॉवरेनिटी एंड जुरिडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी, द एक्सटेंडेड राइट्स नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट ऑल्सो द सी बेड, सबसॉइल, इवन एयर स्पेस। तो इनका एयर स्पेस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोल दो तो कि मैं इनके समुद्र में थोड़ी गया था, मैं तो यहीं तक चक्कर लगाने गया था और फिर देखने गया था कि चल क्या रहा है, घूम कर आ गया। तो आप एयर स्पेस भी वॉयलेट नहीं कर सकते इनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनोसेंट पैसेज है। ठीक है, राइट्स आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। हाँ, अगर कोई आ जाता है यहाँ पर और आप बोलो कि नहीं हम तो यार गलती से आ गए थे या भटक गए थे, तो फिर आपको यहाँ पर इन्हें छोड़ना पड़ता है। मतलब वो चीज आप क्लेम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। कंटेजियस जोन की अगर हम बात करें तो कंटेजियस कंटेजियस जोन हमारा 12 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से एक्सटेंड करता है, एंड इंटरमीडिएटरी जोन बिटवीन टेरिटोरियल एंड हाई सीज। ठीक है, वो हम जानते ही हैं। क्या कर सकते हैं कोस्टल स्टेट्स हैव द राइट्स बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल, इमिग्रेशन, सैनिटरी, कस्टम लॉज,
विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। तो कंटिजेंसी जोन वो है जहां पर आपके अगर किसी का शिप, किसी फॉरेन कंट्री का शिप आ जाता है, किसी एनिमी का शिप आ जाता है, तो वहां पे आप पनिशमेंट कर सकते हो और इनको पकड़ के जेल में डाल सकते हो। वो सिनेरियो है यहाँ पर भी हो सकते हो, ठीक है। Unlike the territorial sea, the constitution only give the jurisdiction on to the states on the ocean surface and floors. It does not provide air space and स्पेस राइट्स। तो कंटीजेंसी जोन्स का मतलब यही है कि यहाँ पे आप चाहो तो अपना हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हो, घूम कर आ सकते हो, लेकिन आगे मत जाना, नहीं तो पकड़ ले जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा इंटरनेशनल स्पेस है, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की। ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। इसमें क्या है कि हमने जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको राइट दे रखा है कि आप इतने एरिया तक भी कोस्ट जो सी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द इकोनॉमिक गेन, ठीक है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 1200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्टल बेस लाइन, ठीक है। सॉवरेन राइट्स की बात करें तो एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंड कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज वेदर लिविंग, नॉन लिविंग और सीवेड सफर। तो पूरी तरीके से इनका राइट्स हो जाता है। लेकिन हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप आ सकते हो, लेकिन ये सारे काम नहीं कर सकते। वो काम करेगा सिर्फ कोस्टल स्टेट ही, ठीक। राइट टू कैरी एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वाटर, करंट एंड विंड, ये सारे काम आप कर सकते हैं। टेरिटोरियल सी में क्या है एंड द कंटीजेंसी जोन में इस स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलाउ करता है mentioned resource rights. It does not give the coastal states the right to prohibit or limit the freedom of navigation over flights. तो यहाँ आप आ जा सकते हो, घूम सकते हो, अपना जहाज ला सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। ये काम हमने सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर रखे हैं। और हाई सीज तो ओपन है सबके लिए, वहां पर किसी का कोई है ही नहीं। एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ की हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबको दिया गया अप टू 24 नॉटिकल माइल। इसमें भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि मुझे को एक्सटेंड करना है, तो अंडर यूएन क्लॉज इन सेक्शंस के थ्रू इसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स रेफर्स टू द सीबेड beyond the 200 nautical miles if the continental margin naturally continue further. Essentially it's the natural extensions of the country's land territories under the sea. Special economic zone, sorry, extended contiguous self unlock the potential like the sector fisheries, तो इनको भी आप बोल सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आप यहाँ तक अपना जो भी एक्टिविटी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यहाँ से भी आप थोड़ा सा चाहो तो एक्सटेंड करवा सकते हो। उसके लिए आपकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, आपकी नेचुरल बाउंड्रीज कुछ हद तक यहाँ तक एक्सटेंड करनी चाहिए, या यहाँ पे कुछ अपराइज्ड होना चाहिए। ये कंटिनेंट सेल्फ है, ये प्लेन है, इसकी जगह ये अपराइज हो थोड़ा सा, तो भी आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का प्राइमरी particularly extends the beyond the nautical miles, but into the sovereign rights to control. Continental self regime the grants the coastal state sovereign rights to the purpose of, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है इसका आंसर क्या होगा सर, इतनी आपने कहानी बता दी, इतना आपने वो बता दिया, इसका करें तो करें क्या, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में क्या कर सकते हो? सीवेड, सबसॉइल, ये सब आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आप नेविगेशन कर सकते हो ओवर फ्लाइट्स, वाटर बॉडीज, ये आप कर सकते हो। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस, ठीक है, ये 350 नॉटिकल माइल का कोई सीन नहीं है, इसे आप हटा सकते हो, ठीक है। लाइंग सबमरीन केबल्स, पाइपलाइंस विदाउट द रेस्ट्रिक्शंस, तो आप सीवेड्स और ये एक तरीके से आपके उसमें आते हैं, है ना। एक मिनट। कंटेजियस जोन में आप क्या कर सकते हो? ocean surface, unlike the territory, the conditions zone only give the jurisdiction to the states on the ocean surface floors. It does not provide the air space and space rights. तो ये कंटेजियस जोन में आप एयर स्पेस और स्पेस राइट्स आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये, हाँ, तो एयर स्पेस और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सबमरीन केबल्स आप बिना मर्जी से नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मैंने सब बोला था कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, एक तरीके से सीबेड, सबसॉइल जो भी है, ये उसका पार्ट है, कोस्टल स्टेट का पार्ट है। तो आप ये भी यहाँ पे नहीं कर सकते, सबमरीन केबल्स आप नहीं डाल सकते, तो ये है, ठीक है।
आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन हमारे सही होता है केवल, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं लेकिन सही नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूज टुडे। तो आज का जो भी था करंट अफेयर्स का वो सिनेरियो ये था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स और बेहतर अपडेट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए।